आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन के सीटी स्कैन के बारे में। हम जानेंगे किस तरह से आप ब्रेन के सीटी स्कैन की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि सीटी स्कैन क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। देखिए, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसके द्वारा हम अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं और ये 3 टाइप का होता है। इसमें पहला है NCCT, दूसरा है CECT और तीसरा है HRCT। यहाँ पर है HRCT, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी और इसका यूज किसी ऑर्गन को काफी डिटेल में देखने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर है NCCT एंड CECT, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कि इसमें कॉन्ट्रास्ट का यूज नहीं किया जाता। और इसके अलावा यहाँ पर है CECT, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें कॉन्ट्रास्ट का यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो NCCT होता है इसे हम प्लेन सिटी भी कहते हैं, कि प्लेन सिटी स्कैन भी कहते हैं। और उसके अलावा CECT को यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट सिटी भी कहते हैं और इसके द्वारा हम ब्लड वेसल्स को भी आसानी से देख सकते हैं। तो ये इसमें अंतर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप ब्रेन का सिटी स्कैन रिपोर्ट किस तरह से देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सामने एक ब्रेन के सिटी स्कैन की रिपोर्ट है। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी स्कैन ऑफ ब्रेन प्लेन स्टडी, यानी कि इसमें कॉन्ट्रास्ट का यूज नहीं किया गया है। ये ब्रेन का प्लेन सिटी स्कैन है। देन यहाँ पर दिया हुआ है MSCT इमेजिंग वाज परफॉर्म यूजिंग सब मिलीमीटर थिन कॉन्टेजियस एक्सियल प्लेन स्कैन ऑफ ब्रेन फ्रॉम बेस टू वर्टेक्स। तो MSCT की फुल फॉर्म होती है मल्टी स्लाइस कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कि यहाँ पर ब्रेन के सिटी स्कैन को करने के लिए ब्रेन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। यानी कि इस तरह से ब्रेन को डिवाइड कर लेते हैं जिससे हम उसके हर एक पार्ट को अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें समझना होता है। तो हम इनके बारे में बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है बोनी कैल्वेरियम। तो ये क्या होता है? देखिए, हमारे ब्रेन में आप जानते हैं हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये उसी के बारे में दिया हुआ है कि जो हमारी हड्डियां हैं ब्रेन की, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनरिमार्केबल। देखिए, हमारे ब्रेन में इस तरह से हड्डी पाई जाती हैं। हमारे माथे की हड्डी होती है फ्रंटल, पीछे की हड्डी होती है ऑक्सीपिटल, हमारे कान के पास की हड्डी होती है टेम्पोरल और हमारे ऊपर की हड्डी होती है पैराइटल। अब हम इसे सिटी स्कैन में कैसे देखते हैं? देखिए, सिटी स्कैन में हमें ये हड्डी इस तरह से देखने को मिलती है। आप जो ये व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं, ये सभी हमारे ब्रेन की हड्डियां हैं। आपको ये बिल्कुल चमकीले सफेद रंग में देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा यदि किसी का हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ हो या फिर उसके ब्रेन में ब्लड का लीकेज हुआ हो, तो वह ब्लड भी इसी तरह से ब्राइट व्हाइट दिखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे वह ब्लड पुराना होता जाता है तो उसका कलर ग्रे कलर का हो जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लड जमा हुआ है जो कि कुछ पुराना हो चुका है, जिससे इसका कलर ग्रे कलर का हो गया है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि ये ब्लड कितना पुराना है। और धीरे धीरे यह ब्लड डार्क ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ब्लड कितना पुराना है या फिर हेमरेज कितना पुराना है। तो हम बात कर रहे थे बोनी कैल्वेरियम की। उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो ब्रेन की हड्डियां हैं उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस पेशेंट के जो फ्रंटल बोन है उसमें फ्रैक्चर हो चुका है। इस जगह इसका जो व्हाइटनेस थी वो उसमें बीच में से ब्रेक हो गई है, यानी कि इसकी फ्रंटल बोन में फ्रैक्चर हो गया है। और उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसके पैराइटल बोन में फ्रैक्चर हो चुका है। इससे आप जान पाएंगे कि पेशेंट के कौन सी बोन में फ्रैक्चर हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। तो यहाँ पे दिया है नॉट एविडेंट और प्रेजेंट स्टडी, तो यानी कि यहाँ पर कोई हेमरेज नहीं है। तो अब जान लेते हैं कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज क्या होता है। देखिए, हेमरेज 2 तरह का होता है, इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो इसे समझने के लिए पहले हमें अपने ब्रेन की लेयर्स के बारे में जानना होगा। देखिए, हमारे ब्रेन में कुछ लेयर्स पाई जाती हैं। तो हमारे ब्रेन में सबसे ऊपर हड्डी पाई जाती है, ये आप जानते हैं, ये हमारे ब्रेन की हड्डी है या फिर स्कल है। इसके नीचे हमारे ब्रेन में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। तो पहली लेयर होती है ड्यूरामेटर, इसके बाद इसके नीचे होती है एरेक्नॉइड एंड सबसे नीचे होती है पाया मेटर। तो हमारे ब्रेन में 3 लेयर होती है, पहली है ड्यूरामेटर, दूसरी है एरेक्नॉइड एंड तीसरी है पाया मेटर। इसे आप डैप से याद रख सकते हैं, DAP, D फॉर ड्यूरामेटर, A फॉर एक्नॉइड एंड P फॉर पायामेटर। देखिए, इसके नीचे होता है ब्रेन, यानी कि पायामेटर के नीचे होता है हमारा ब्रेन, ये है हमारा ब्रेन। तो यदि किसी पेशेंट में उसके ब्रेन में चोट लग जाती है, यानी कि ब्रेन में हेमरेज होता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज। और यदि ब्रेन के बाहर यानी कि पायामेटर,
एरेक्नॉइड या फिर ड्यूरामेटर में हैमरेज होता है तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल हैमरेज। तो इसमें भी काफी टाइप होते हैं, जैसे कि यदि किसी में उसके स्कल यानी कि उसकी हड्डी के और उसके ड्यूरामीटर के बीच में हैमरेज होता है तो उसे हम कहते हैं एपिड्यूरल हेमेटोमा। और यदि ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड के बीच में हैमरेज होता है तो उसे हम कहते हैं सब ड्यूरल हेमेटोमा। और यदि एरेक्नॉइड और पायोमीटर के बीच में हैमरेज होता है तो उसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड हेमेटोमा। तो यहाँ पर है एपिड्यूरल हेमेटोमा। तो ये कहाँ पर होता है? हमने देखा था जो हमारे ब्रेन की हड्डी होती है यानी कि हमारा स्कल होता है और हमारा जो ड्यूरामीटर होता है यानी कि हमारे ब्रेन की पहली लेयर होती है, उनके बीच में यदि हैमरेज होता है तो उसे हम कहते हैं एपिड्यूरल हेमेटोमा। और ये कुछ नींबू की तरह होता है यानी कि इस तरह से होता है। तो इस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं कि हमारा हैमरेज कहाँ पर हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर सब ड्यूरल हेमेटोमा। तो ये कहाँ पर होता है? हमने देखा था जो हमारा ड्यूरामीटर होता है, ड्यूरामीटर और हमारे एरेक्नॉइड के बीच में यदि हैमरेज होता है तो उसे हम कहते हैं सब ड्यूरल हेमेटोमा। तो ये कुछ केले की तरह होता है यानी कि केले की आकृति का इस तरह से होता है। तो इस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं। एंड थर्ड है यहाँ पर सब एरेक्नॉइड हेमेटोमा यानी कि हमारे जो एरेक्नॉइड होता है और पायोमीटर होता है उनके बीच में हैमरेज होता है तो उसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड हेमेटोमा। और ये कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। इसके बाद है इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा यानी कि हमारे ब्रेन में यदि हैमरेज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा। और जनरली ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण होता है। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, इसमें हमारे ब्रेन में हैमरेज हो जाता है। देन इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा एक्सियल स्पेसेस। तो यहाँ पे लिखा है अप्रोप्रिएट फॉर एज। तो ये क्या होता है? देखिए हमारे ब्रेन में दो तरह के स्पेस होते हैं, इंट्रा एक्सियल स्पेस और एक्स्ट्रा एक्सियल स्पेस। तो जो हमारा ब्रेन होता है इस तरह से, उसके बीच में जो स्पेस होता है इसे हम कहते हैं इंट्रा एक्सियल स्पेस। और इसके चारों तरफ जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सियल स्पेस। यदि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि इसके एक्स्ट्रा एक्सियल स्पेस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर वो दी होती है, जैसे कि हीमेटोमा, एब्सेस, पस फॉर्मेशन, वो सभी यहाँ पर दी होती है। देन यहाँ पर दिया है वेंट्रिकुलर सिस्टम। देखिए क्या होता है, हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए हमारे ब्रेन में कुछ चैम्बर पाए जाते हैं जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल पाए जाते हैं जिसमें से 2 होते हैं लेटरल वेंट्रिकल, एक होता है थर्ड वेंट्रिकल और एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है यानी कि जो हमारे ब्रेन का पानी होता है वो इसी में बनता है और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। तो कई बार क्या होता है, इसका अमाउंट बढ़ जाता है जिससे हमारा ब्रेन बड़ा हो जाता है। तो देखिए हमारे वेंट्रिकल्स हैं, कई बार किसी वजह से इनका साइज बढ़ जाता है और इसके अंदर पानी भी बढ़ जाता है, तो जिससे हम कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। देखिए यहाँ पर एक बच्चे की इमेज है जिसके ब्रेन का साइज बड़ा हो चुका है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि इस बच्चे में इसके ब्रेन में पानी बढ़ चुका है जिससे इसके वेंट्रिकल्स भी बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें CSF का अमाउंट बढ़ जाता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। तो यहाँ पर दिया हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टम में अप्रोप्रिएट फॉर एज विद नो एविडेंट एबनॉर्मल डायलेटेशन यानी कि इसमें कोई भी डायलेशन नहीं हुआ है यानी कि इसमें कोई भी जो इसका साइज है उसमें वृद्धि नहीं हुई है। इसके बाद यहाँ पर दिया है मिड लाइन शिफ्ट। तो ये क्या होता है? कि हमारे ब्रेन में बीचों बीच एक लाइन पाई जाती है जो कई बार किसी प्रॉब्लम से इधर उधर हो जाती है, तो हमें इसे भी देखना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस इमेज में हैमरेज की वजह से ये लाइन कुछ इस तरफ से मूव हो चुकी है, तो इसे हम मिड लाइन शिफ्ट कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये लाइन कुछ मूव हो चुकी है यानी कि शिफ्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शिफ्ट ऑफ मिड लाइन। तो यहाँ पर हमने ब्रेन के सिटी स्कैन के मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इसके कुछ पॉइंट्स बचे हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका इंप्रेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड इन प्रेजेंट स्कैन यानी कि इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं देखी गई है। और यहाँ पर सेकंड लाइन है नो एविडेंस ऑफ इंट्राक्रेनियल हैमरेज यानी कि इसके ब्रेन में कोई हैमरेज भी नहीं है या फिर एक्यूट इन्फार्क्ट भी नहीं है। और यहाँ पे दिया है SOL, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेस ऑक्यूपाइड लेजन। इसका मतलब होता है कि किसी लेजन ने स्पेस घेरा हुआ है, जैसे कि सिस्ट, एब्सेस या फिर हैमरेज, तो वो भी इसमें देखने को नहीं मिला है। तो इस तरह से आप सिटी स्कैन देख पाएंगे ब्रेन का। बाकी पॉइंट्स हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।